मेरे प्यारे दोस्तों, नमस्कार। साथियों, आज हमारी जो क्लास है ये परिचर्चा का ही पार्ट 2 है। आप लोगों में से जिन लोगों ने पार्ट 2 नहीं देखा है अभी तक, वो पहले देख लें तो ज़्यादा अच्छा है, और जिन लोगों ने देख लिया है उनसे हम अब आगे की बात करते हैं। तो जिन लोगों ने देख लिया है वो तो कल देखा, तो चीज़ें थोड़ी थोड़ी धूमिल हो गई होंगी। तो ऐसा करते हैं, हम लोग जो पार्ट 1 में था उसको एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं कि हम लोगों ने क्या बात की थी। हम लोगों ने बात की थी कि जो बीपीएससी है वो जो एग्ज़ाम लेती है ना, कंबाइंड कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, इसकी बात की थी ना, कंबाइंड कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जो लेती है, इसके तहत जो उनका सिलेबस होता है और हमारी स्ट्रैटेजी, जो जो हमारी स्ट्रैटेजी है, जो इनका सिलेबस है और जो इनका पैटर्न है, वो तीनों हम लोगों ने देखा था। सबसे पहले बात हम लोगों ने पैटर्न की थी, आपको ध्यान होगा, जिसमें हमने आपको बताया कि ये आयोग प्री, मेंस और इंटरव्यू, इस 3 फेज में एग्ज़ाम लेती है। अब ये मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, अभी ये हमने आपको पहले से बता रखा है। फिर हमने आपको सिलेबस पढ़ के दिखाया कि क्या इनका सिलेबस है, क्या पाठ्यक्रम है, और हमने आपको कहा था कि हम लोग बात करेंगे एक स्ट्रैटेजी की, यानी कि रणनीति की, है ना। तो सिलेबस पे तो हम लोगों ने बात कर ली थी। अब जरा हम लोग रणनीति पे थोड़ा बात कर लेते हैं और फिर हम लोग अपनी बात आगे बढ़ाएंगे। देखिए, जो हमारी रणनीति है वो क्या होनी चाहिए, जो हम तैयारी कर रहे हैं उस तैयारी की रणनीति क्या होनी चाहिए। क्योंकि अगर आपके पास एक प्लानिंग नहीं है ना, कि हमारी प्लानिंग क्या होगी, आपका प्लान क्या है, तो बिना प्लान के आपका घूमना, कोई काम करना, वो दिशाहीन तैयारी हो जाती है। तो अगर हम अपनी प्लानिंग को मान लें कि ये 100 पार्ट है, तो इसमें हम 2 पार्ट में इसको डिवाइड कर देते हैं। एक है हमारा अपना पढ़ना, यानी हमारी स्टडी, और दूसरा है हमारा प्रैक्टिस। क्योंकि अल्टीमेटली आपको एग्ज़ाम हॉल में बैठना है और वहाँ पर कोई आपको साथ नहीं देगा, कोई नहीं देगा, और जो देगा ना वो आपके साथ आपका अहित ही करके आएगा एग्ज़ाम हॉल में, ये एकदम ध्यान रखिएगा आप। तो ये प्रैक्टिस हमारी और स्टडी, ये दोनों हमारी साथ साथ चलेगी। स्टडी हम कैसे करेंगे, इस पर बात करते हैं। प्रैक्टिस के बारे में आपको इसके बारे में थोड़ा सा आगे बताऊंगा, थोड़ा हम लोग पढ़ लेंगे कुछ, उसके बाद मैं आपको प्रैक्टिस पे बताऊँ कि आपको प्रैक्टिस कैसे करना चाहिए। ठीक है। स्टडी जो हम करेंगे, हमारा बेस क्या होगा, तो हमारा पाठ्यक्रम, यानी हमारा सिलेबस। तो मोटा मोटी जो हम लोगों ने सिलेबस देखा था उसको एक बार हम लोग सब्जेक्ट में पार्ट में बांट लेते हैं। हम लोगों ने एक सिलेबस की बात की थी प्रीलिम्स, और दूसरा हमने बात किया था आपसे मेंस की। प्रीलिम्स में हमने एक आपको कहा था कि प्रीलिम्स में जैसे आपने पढ़ा था वहाँ पे कि एक सामान्य विज्ञान का है, और फिर मेंस में हमने देखा था कि ये सामान्य विज्ञान से संबंधित साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे क्वेश्चंस हैं। दूसरा हमने इतिहास की वहाँ पे देखा था, इतिहास में हमने देखा वहाँ भी इतिहास है और मेंस में भी इतिहास है। इसके बाद हमने वहाँ देखा कि हमें वहाँ भूगोल मिला, यहाँ भी भूगोल है। फिर हमने देखा कि प्री में हमको पॉलिटी दिखी और मेंस में भी हमको पॉलिटी दिखी। फिर हमको दिखा वहाँ पर इकोनॉमी, यानी अर्थव्यवस्था, ये हमें मेंस में भी दिखा। एक चीज़ जो हमें वहाँ पे एक्स्ट्रा दिखी वो था मेंटल एबिलिटी का टेस्ट, यानी मैथ्स रीजनिंग। वो हमें पीटी में तो नहीं है, लेकिन पीटी में हमें एक नया सब्जेक्ट दिखता है, स्टैटिस्टिक्स। ठीक है। इसके अलावा हमने देखा कि प्री में भी, यहाँ मेरे पास जगह थोड़ा कम है, मैं नीचे लिखते रहूँ। प्री में हमारे पास करंट पढ़ना है और हमें मेंस में भी पढ़ना है, ये हमने वहाँ देखा था, है ना। इसके अलावा फिर हमें निबंध का पेपर, है ना, मेंस में हमें हिंदी का पेपर, ये दोनों भी दिखा था। फिर हमें दिखा था कि मेंस के बाद एक ऑप्शनल का पेपर है। अब इसमें हम लोग कैसे पढ़ेंगे, हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके इनका पाठ्यक्रम से जो पार्ट है उसको उठाएंगे और एक एक पे हम लोग डील करेंगे। तो एक साथ सारे सिलेबस को डिस्कस करने से अच्छा है कि हम लोग एक सिलेबस लें, इस पर डिस्कशन करें, इसको पढ़ें, इस पर प्रैक्टिस करें, फिर अगला सिलेबस लें, उसको डील करें, उसको डिकोड करें, पढ़ें, प्रैक्टिस करें, ये रिवीजन करते चलें और फिर हम इसको आगे पढ़ते चले जाएं। तो आइए सबसे पहले हम लोग इतिहास पर चर्चा कर लेते हैं। इतिहास के सिलेबस में देखिए क्या लिखा है प्रारंभिक परीक्षा में और मुख्य परीक्षा में। प्रारंभिक परीक्षा में इन्होंने लिखा भारत का इतिहास तथा बिहार के इतिहास की प्रमुख विशेषताएं। ठीक,
ये एक बात इन्होंने लिखी। दूसरा इन्होंने लिखा भारत का राष्ट्रीय आंदोलन एवं उसमें बिहार का योगदान। ठीक है, यानी आपको एक मिल गया भारत का इतिहास, बिहार का इतिहास, है ना, और इस दोनों के इतिहास की प्रमुख विशेषताएं। फिर हमें लिखा मिला क्या, भारत का राष्ट्रीय आंदोलन, है ना, और फिर इस आंदोलन में बिहार का योगदान, यानी कि ये राष्ट्रीय आंदोलन बिहार में किस तरह से रहा, है ना, और इस आंदोलन में बिहार के लोगों ने किस तरह से भूमिका निभाई। ठीक, इसके बाद मुख्य परीक्षा में इन्होंने लिखा भारत का आधुनिक इतिहास और भारतीय संस्कृति, है ना। आधुनिक भारत तथा बिहार के विशेष संदर्भ में आधुनिक भारत के इतिहास और आधुनिक भारत के इतिहास, यहां तक इस लाइन को पहले समझिए क्या कह रहा है। कह रहा है आधुनिक भारत का इतिहास, है ना, मीन्स में, और इस इतिहास में बिहार को भी स्पेशली थोड़ा वेटेज देना है। यानी कि अगर हम आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं तो 50% भारत को और 50% बिहार को वेट देना है। ठीक है, इसके बाद देखिए उन्होंने संस्कृति में क्या लिखा। इन्होंने लिखा संस्कृति के अंतर्गत यानी कल्चर के अंतर्गत हम आपसे 19वीं सेंचुरी के मध्य से लेकर के देश के इतिहास की रूपरेखा के साथ साथ गांधी, रविंद्र और नेहरू इनसे संबंधित प्रश्न करेंगे। ये संस्कृति में इन्होंने क्लियर कर दिया। ठीक, इसके बाद इन्होंने क्या कहा, बिहार के आधुनिक इतिहास के संदर्भ में हम आपसे क्या पूछेंगे। इन्होंने कहा हम आपसे पाश्चात्य शिक्षा यानी वेस्टर्न एजुकेशन और प्रौद्योगिकी शिक्षा कहने का मतलब क्या है। देखिए आप जैसे सब्जेक्ट पढ़ने के लिए जाते हैं, राइट, जैसे आप कॉलेज में लेने, आप जब ग्रेजुएशन करने जाते हैं तो उसमें आप किस किस तरह का सब्जेक्ट लेते हैं। आप मैथ्स पढ़ लेते हैं, है ना, आप हिस्ट्री पढ़ लेते हैं, है ना, आप इकोनॉमी से पढ़ लेते हैं, आप होम साइंस ले लेते हैं, है ना, और एक तरफ आप कॉलेज जाते हैं जहां आप बीटेक कर लेते हैं यानी कोई टेक्निकल डिग्री ले लेते हैं, है ना, आप बीसीए कर लेते हैं, है ना, आप इंजीनियरिंग कर लेते हैं, है ना। तो ये प्रौद्योगिकी शिक्षा, ये प्रौद्योगिकी शिक्षा को आप इस तरह से समझें, ऐसे पूरा एग्जैक्ट डेफिनेशन ये नहीं होगा, लेकिन आप ऐसे समझें ना कि जो आपको स्किल दे रहा है। आप ऐसा कहेंगे तो फिर स्किल तो हमको हिस्ट्री भी देती है ना। ये टेक्निकल स्किल समझ लें आप एक तरह से, ये आपको टेक्निकल स्किल देता है। ठीक है, तो उसके विकास को समेटते हुए वेस्टर्न एजुकेशन में इसके आरंभ से विकास के प्रश्न पूछे जाएंगे। क्लियर है, हम लोग जब प्रश्न देखेंगे तो फिर इस पर और बात करेंगे। इसमें भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में बिहार की भूमिका और इसमें संथाल विद्रोह, स्पेसिफिकली बिहार में 1857 की क्रांति, बिरसा का आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह और 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन, इससे हम आपसे प्रश्न पूछेंगे। फिर कला के अंतर्गत हम आपसे मौर्य कला, पाल कला और इसमें रह गया लिखना पटना कलम चित्रकला, इस पर आपसे प्रश्न पूछेंगे। तो ये आपने एक मोटा मोटी सिलेबस एक बार हम लोगों ने इसको सिर्फ पढ़ लिया। अब ये तो पढ़ा हमने, तो हम जरा इस पहले इतिहास सब्जेक्ट से पहले वाकिफ़ हो जाएं और फिर हम देखेंगे कि उस इतिहास सब्जेक्ट में ये सारी चीज़ें हमको कहाँ कहाँ मिलती हैं। इतिहास क्या होता है? अगर मैं आपसे ये प्रश्न करूं तो आप में से कुछ लोग कहेंगे कि सर इतिहास जो होती है ना, वो अतीत की घटनाएं जो होती हैं उनका क्रमवार अध्ययन होता है। जो हम क्रोनोलॉजिकल इनके जो स्टडी करते हैं, जो हमारे पास्ट में हमारे बीता है, जो अतीत में जो हमारी घटनाएं घटी हैं, उसका जब हम क्रमवार अध्ययन करते हैं तो इसको इतिहास कहते हैं। यह आपने डेफिनेशन बचपन से याद रखा है ना, और आपको पता भी है कि इतिहास के पिता कौन होते हैं। अगर नहीं पता है तो एक बार आप बगल में सर्च कर लीजिएगा। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूँ कि ये इतिहास तो ठीक है, चलो तुमने बता दिया, ये इतिवृत्ति क्या होती है? आप जानते हैं इतिवृत्ति हिंदी का शब्द है जिसको
आसान भाषा में कहानी भी कहते हैं। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि इतिहास और कहानी में क्या अंतर है, तो थोड़ा सोचिए, और सोच करके आपको लगे तो आप अपने जवाब को अपने पास रखिए, मैं आपको थोड़ा आगे बता देता हूँ। देखिए, जब हम लोग छोटे छोटे होते हैं तो हम लोग इंग्लिश की जो बुक हमारे स्कूल में चलती है, क्लास 4 स्टैंडर्ड 4 में, 5 में, इन सब में जो चलती है, या हिंदी की जो किताबें चलती हैं, या उसको भी छोड़िए, जो हम लोग घर में हमारे जो पूजा पाठ होता है, तो इसमें आकर के कथा चलता है, इसमें कहानियाँ होती हैं, इसमें स्टोरी होता है, राइट। कैसे शुरू होता है? ये होता है, एक राजा था, यहाँ से शुरू होता है। फिर आगे कहानी चलते रहती है ना, कि उसकी 2 रानियाँ थीं, है ना, दोनों रानियों की आपस में बड़ी बनती थी, दोनों के बड़े मधुर संबंध थे, दोनों में कभी झगड़ा नहीं होता था, ऐसी चीज़ें चलती रहती हैं, है ना। जब हम कहते हैं एक राजा था, तो हमको क्या पता नहीं चलता है? देखिए, हमको यह पता नहीं चलता कि यह राजा कहाँ था, यानी कि हमको प्लेस नहीं पता चलता। दूसरा, हमें यह पता नहीं चलता कि यह राजा कब था, यानी कि टाइम क्या है। तीसरी बात, हमको यह पता नहीं चलती कि इस राजा से पहले क्या था, और यह भी नहीं पता चलता कि इस राजा के बाद क्या हुआ, है ना। इसको हम कहते हैं हिंदी में सततता, कंटिन्यूटी, है ना। तो कंटिन्यूटी पता नहीं चल रही, डिसकंटिन्यूटी वो पता नहीं चल रही, है ना। तो ये 4 चीज़ें हमको पता नहीं चलती। तो जब ये 4 चीज़ें जो पता नहीं चलती तो हम कहते हैं कहानी है, और ये 4 चीज़ें जब हमको पता रहता है तो उसको हम कहते हैं कि ये हिस्ट्री है, यानी कि इतिहास है। तो आपको इतिहास की आपकी समझ बनी कि इतिहास क्या होता है। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। जब हम प्लेस की बात करते हैं तो इसका मतलब हम क्या बात कर रहे हैं? भूगोल की बात कर रहे हैं, है ना। अगर हम टाइम की बात कर रहे हैं तो इस टाइम के लिए या इस प्लेस के लिए, है ना, इन सब के लिए कुछ एविडेंस होंगे, स्रोत होंगे, है ना। तो अब इन दोनों से थोड़ी सी एक चीज़ आप और समझ लीजिए, ये स्रोत होता है, ये क्या होता है? यह जो स्रोत होता है, समझिए कि मैं कह रहा हूँ कि मेरे दादाजी के पास एक एरोप्लेन है, या एरोप्लेन था। तो आप कहेंगे कि सर आप तो फेंक रहे हैं, आपके दादाजी के पास एरोप्लेन कहाँ था? तो हमने क्या किया, हम आपको उठाए और अपनी हवेली ले गए, और हमने वहाँ पे आपको अपनी हवेली के पीछे एक एरोप्लेन दिखाया जो काफ़ी जर्जर हालत में है, ठीक। मान के चलिए ये काम हमने नहीं किया। दूसरा हो सकता है कि हमने आपको एक पेपर दिखाया जो ब्रिटेन की किसी कंपनी का था, है ना, यूके की किसी कंपनी का था, और वो परचेजिंग बिल था जिसमें मेरे दादाजी का नाम मेंशन था और गाड़ी का मॉडल नंबर मेंशन था और उसमें प्राइस मेंशन था, और यहाँ एक मुहर लगी थी। अब बताइए कि आपको मैं ये भी दिखाता हूँ, ये भी दिखाता हूँ, तो आप यह बात मानेंगे नहीं कि मेरे दादाजी के पास एरोप्लेन था? तो आप बोलेंगे है ना। अब इसको समझिए, दोनों में क्या अंतर है? ये लिखा हुआ है ना, तो ये हो गया साहित्य, और ये सामान है ना। तो ये सामान, इस तरह का जो सामान मानव इस्तेमाल करता है, इसको बोलते हैं पुरातत्व। पूरा मतलब धरती, और धरती के अंदर मिला हुआ कोई सामान। इसको थोड़ा और आसान करता हूँ मैं, तब आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, जो स्रोत होते हैं ये बेसिकली 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है पुरातात्विक स्रोत, और एक होता है साहित्यिक स्रोत। और ये स्रोत क्यों? क्योंकि यही स्रोत बताएगा ना कि कोई चीज़ कहाँ पे था, कब था, है ना। तो ये जो स्रोत होते हैं ये 2 तरह के होते हैं। एक को बोलते हैं पुरातत्व यानी आर्कियोलॉजिकल, और दूसरे को बोलते हैं साहित्यिक स्रोत, ठीक है। अब ये पुरातत्व क्या होता है? पुरातत्व का मतलब वैसा सामान जो मानव ने इस्तेमाल किया होगा, जो हमने इस्तेमाल किया, है ना, वैसा सामान जो हमने इस्तेमाल किया। अब कैसे इस्तेमाल किया? सपोज़ कीजिए कि आज जिस जगह पे हम आप बैठे हैं, ईश्वर न करे और पूरी बिल्डिंग नीचे गिर जाए, है ना। अब ये जो बिल्डिंग नीचे गिर गई और 1000 साल के बाद हम आप सब एक साथ पढ़ते हुए नजर आएंगे किसी लोगों को,
तो उनको क्या मिल रहा है हमारे पास से सामान, समझिए। उनको एक मोबाइल मिल रहा है, एक लैपटॉप मिल रहा है ना, उनको कुछ कॉपी मिल रहा है, नोटबुक, कुछ पेन मिल रहे हैं, है ना। अब ये सब सामान जिसको मिल रहा है इस 1000 साल के बाद, वो व्यक्ति क्या निष्कर्ष निकालेगा? निष्कर्ष यही निकालेगा ना कि ये 1000 साल पहले के लोग, है ना, अभी से 1000 वर्ष पहले के लोग इस तरह के इक्विपमेंट का इस्तेमाल करते थे। तो हम जो इतिहास में पता करते हैं पुरातत्व से, जनरली ऐसी ही चीज़ें पता करते हैं, ठीक है। तो ये पुरातत्व को अगर हम उस ज़माने की बात करें, ये तो हमने आपको अभी क्या एग्जाम्पल लेके समझाया। उस समय हमको क्या मिल सकता है? तो उस समय मानव इस्तेमाल करेगा, क्या इस्तेमाल कर सकता है? वो कोई बर्तन इस्तेमाल कर सकता है ना। वो क्या इस्तेमाल कर सकता है? वो कोई औजार इस्तेमाल कर सकता है ना, उसको कोई औजार मिल जाए, है ना। और क्या हो सकता है वो इस्तेमाल कर सकता है? वो सिक्कों का इस्तेमाल कर सकता है ना। वो और क्या इस्तेमाल कर सकता है? वो घर का इस्तेमाल कर सकता है ना। वो गुफा, है ना, इस तरह की चीज़ें। और साहित्यिक स्रोत में क्या हो जाएगा? साहित्यिक स्रोत में वो लिखेगा, है ना। लिखेगा तो लिखने के लिए क्या चाहिए उसको? लिपि चाहिए एक। जैसे हम लोग लिख रहे हैं, ये जो आप पढ़ रहे हैं ये देवनागरी लिपि है ना। और यह जो लिखा हुआ है, ये एप्पल जो हमने लिखा, ये APPLE, ये क्या है? रोमन लिपि है। अब लिपि और भाषा में अंतर तो आपको पता होगा। लिपि वो होती है जिसका इस्तेमाल लिखने में किया जाता है, और भाषा जो है किसी भाषा को लिखने में उसका इस्तेमाल किया जाता है बेसिकली, तो वो लिपि होती है। तो लिखेंगे, अगर साहित्य अगर लिख रहे हैं तो एक सबसे पहले क्या होगी? लिपि। दूसरा, लिखने के लिए कुछ चाहिए, कोई सामान चाहिए, जैसे कोई पेपर चाहिए, है ना, पेज चाहिए। हो सकता है कि कुछ लोग पत्थर पर लिख दें, हो सकता है कि कुछ लोग पत्तों पर लिखें, है ना। कुछ पत्थर पर लिख दिया, है ना, कागज़ पर लिख दिया, कपड़ों पर लिख दिया। अब जैसे पुराने सीरियल्स देखेंगे, जो पुराना टेलीविज़न पे आता है सीरियल वगैरह, तो उसमें आप देखेंगे ना, तो पुराने राजा होते हैं तो कपड़े वाला वो खुल रहा होता है उनके पास मैसेज, उसमें वो देख रहे होते हैं। तो लिखने के लिए क्या चाहिए? एक लिपि चाहिए, एक सरफेस चाहिए, है ना। तो कभी कई बार क्या होता है ना कि लिख देता है पत्थर पर, तो इसको हम लोग बोल देते हैं अभिलेख, है ना, अभिलेख, है ना। शिला पर लिखा, शिलालेख, है ना। अभिलेख का मतलब बेसिकली हो जाता है कि राजा महाराजा ने जो लिखा है उसके लिए अभिलेख शब्द का इस्तेमाल होता है, जो किसी अथॉरिटी ने लिखा है बेसिकली। और शिलालेख का मतलब क्या हो गया? ऐसे अभिलेख जो शिलाओं पर लिखे गए, पत्थरों पर लिखे गए। क्लियर? चलिए, अब ये साहित्यिक स्रोत की अगर हम बात करें, एक चीज़ मैं आपको थोड़ा सा और यहीं पे बता देता हूँ, कि अब देखिए क्या है कि मानव को जिस समय के इतिहास के बारे में जानकारी सिर्फ पुरातत्व पर मिलती है, तो इसको बोलते हैं प्राक इतिहास। मतलब कि सोर्स आपके पास क्या है? सिर्फ और सिर्फ पुरातत्व। और जहाँ मानव के पास पुरातात्विक स्रोत तो हैं ही, साथ में साहित्यिक स्रोत भी हैं, तो इसको हम बोल देते हैं इतिहास। और इस दोनों के बीच में एक कंडीशन है, क्या है? कि पुरातत्व भी है और साहित्य भी है, लेकिन साहित्य को पढ़ नहीं पाए। क्यों नहीं पढ़ पाए? अब खुद सोचिए कि ये क्या लिखा है। ये जो मैं लिख रहा हूँ, मैं ब्लू पेन ले लेता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। आप मुझे बताएं कि ये क्या लिखा है। अब बोलेंगे सर हम पढ़ नहीं पा रहे, है ना। तो अब आप नहीं पढ़ पा रहे हैं, ये क्या है? हमारी भाई कमी है। हो सकता है ये कोई लैंग्वेज हो, कोई भाषा हो, है ना। तो ये हम नहीं पढ़ पाए, तो जो साहित्य हम पढ़ नहीं पाए, साहित्य तो है लेकिन उसको हम पढ़ नहीं पाए, तो ऐसे को बोलते हैं आद्य इतिहास। तो आप प्राक इतिहास, आद्य इतिहास और इतिहास में अंतर समझ गए, ठीक है। अब देखिए, पढ़ने की दृष्टि से ना इतिहासकारों ने इतिहास को बांट रखा है सुविधा के लिए। अंग्रेजों ने तो दूसरे तरह से बांट रखा था, हम लोगों ने जो बांट रखा है उस पर बात कर लेते हैं। हम लोगों ने इतिहास को बांट रखा है एक प्राचीन इतिहास में, दूसरा हमने कहा है कि भैया ये मध्यकालीन इतिहास है, और तीसरा कहा कि आधुनिक इतिहास है।
अंग्रेजों ने बड़ा विचित्र नाम रखा था। उन्होंने कहा था इस प्राचीन काल को हिंदू इतिहास, मध्यकाल को कहा उन्होंने मुस्लिम इतिहास, और इस काल को उनको कहना चाहिए था ईसाई इतिहास, तो उन्होंने कहा आधुनिक इतिहास। तो हम लोगों ने कहा कि ऐसा कैसे चलेगा भाई, ऐसा नहीं चलेगा। तो हम लोगों ने प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास यह कर दिया। लेकिन आप खुद बताइए, समय तो चलता जा रहा है ना। एक पर्टिकुलर डेट, जैसे अभी साल अगर 2024 है, राइट, तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि इस तरफ वाला इतिहास जो है वो प्राचीन इतिहास है, इस तरफ वाला इतिहास जो है वो मध्यकालीन इतिहास है? नहीं कह सकते। तो क्या किया गया है ना कि कुछ चैप्टर्स बांट लिए गए, प्राचीन काल में, मध्यकाल में और मध्यकालीन इतिहास में और आधुनिक इतिहास में। लेकिन उसको मोटा मोटी मैं आपको समझा देता हूँ कि किस तरह का है। प्राचीन इतिहास में आपको मानव की उत्पत्ति से लेकर के जो भारत पर मुस्लिम आक्रमण होते हैं, मुस्लिम आक्रमण एक तो अरब का भी होता है, तुर्क का भी होता है, मुगल का भी होता है। लेकिन यह तुर्क आक्रमण से जो सत्ता बैठी, यानी कि जो दिल्ली सल्तनत हुआ, इसको भी यहाँ से आपको मध्यकालीन इतिहास पढ़ना होता है। लेकिन शुरुआत चूँकि अरब आक्रमण से हो जाती है, तो ये अरब आक्रमण से रिलेटेड जो अरब आक्रमण है वो मध्यकाल में पढ़ लेते हैं, और अरब आक्रमण के समय की जो चीज़ें हैं वो कुछ लोग जिसको पूर्व मध्यकाल कहते हैं, उसको प्राचीन इतिहास में कुछ लोग पढ़ा देते हैं, कुछ लोग आगे पढ़ाते हैं मध्यकाल में। तो हम लोग चूँकि एक साथ बढ़ेंगे तो चीज़ें आसान रहेंगी हम लोगों के लिए। ठीक है। इसके बाद जो दिल्ली सल्तनत स्थापित हो जाता है, इसके बाद मुग़ल आते हैं, और मुग़लों में जब मुग़ल आ रहे हैं और जब दिल्ली सल्तनत की स्थापना हो रही है, इसी क्रम में क्या है कि हमारे यहाँ कुछ यूरोपीय कंपनियाँ, जैसे आपने नाम सुना होगा पुर्तगालियों की, है ना, पुर्तगीज़ लोग, तो ये लोग आ जाते हैं 1498 में। पुर्तगाली का एक वास्को डी गामा वो भारत आ जाता है। तो यहाँ तक तो आप जानते हैं। लेकिन हम लोग यहाँ कहाँ से पढ़ते हैं? आधुनिक इतिहास में। तो आधुनिक इतिहास में 1857 से लेकर के 1947 और फिर 1950, क्योंकि 1950 में हमारा संविधान बना, यहाँ तक देखा जाता है। फिर 1950 के बाद चूँकि आपका संविधान बन गया, तो फिर आप बाकी चीज़ें देखते हैं। यहाँ तक क्या मेरी बात आपको समझ में आई?